नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों के आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की एजुकेशन। साथियों, आज हम फिर झारखंड का टॉपिक कवर करने आए हैं और आज जो है झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश जो है उसको हम लोग आज टॉपिक कवर करेंगे। हम लोग इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं और ये आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 कर चुके हैं। अगर यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए आगे देखते हैं साथियों। आगे जैसे साथियों हम लोग पार्ट 1 कवर कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे पार्ट 1 का, तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। आगे साथियों पलामू का रक्सेल वंश। देखिए प्रारंभ में पलामू रक्सेलों के प्रभाव में था। यानी कि प्रारंभ जब जिस समय हुआ तो शुरुआत उस समय जो शुरुआत में पहले किसका अधिकार था, तो रक्सेल वंश का था। रक्सेल स्वयं को राजदूत कहते थे। रक्सेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूत क्षेत्र से रोहतासगढ़ क्षेत्र होते हुए हुआ था। रक्सेलों की दो शाखाएं थी, देवगन उनकी हरहरगंज व महाराजगंज से होकर आए एवं कुंडेलवा चतरा व पांकी से होकर आए। आगे है रक्सेलों की दोनों शाखाओं ने क्रमशः देवगन एवं कुंडेलवा में किले का निर्माण कराया तथा उसे अपनी राजधानी घोषित किया। यानी वहां पर अपना उसने किला का निर्माण करवाया, अलग अलग शाखा कर उसने उसने वहां पर क्या किया, राजधानी घोषित कर दिया। आगे है कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान और खरवार रक्सेलों के समय की महत्वपूर्ण जनजातियां थी। यानी रक्सेल के समय ये सब जनजातियां वहां पर निवास करती थी। इन्हें खरवार सर्वाधिक संख्या में थे, जिसका शासक प्रताप धवल थे। खरवार जो था सबसे ज्यादा था और उसका जो शासक जो था वो प्रताप धवल थे। रक्सेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया तथा 16वीं सदी में चेरो ने इन्हें परास्त कर दिया। नहीं, जैसे ही 16वीं सदी हुआ उस समय इसको खत्म कर दिया। अब देखिए साथियों, यहाँ पर कुछ टॉपिक छूट गया है, इसको कंप्लीट कर देखिए। चेरो का वंश दिया हुआ है, चेरो वंश या फिर चौवन वंश। इसका देखो उदय, अवधि और विस्तार। उदय हुआ पाल वंश के बाद, अवधि 12वीं से 19वीं सदी तक और विस्तार इसका हुआ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। बिहार में बांका चंपारण, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और झारखंड में पलामू में ये चेरो वंश का विस्तार हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आपका आ गया है पलामू का चेरो वंश। चेरो ने रक्सेलों को पराजित कर अपने राज्य की स्थापना की। यानी कि रक्सेल वंश को हरा करके चेरो वंश ने अपना राज्य स्थापित किया। ये क्वेश्चन बनेगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। पलामू में इस वंश की स्थापना 1572 में भगवत राय ने की थी। भगवत राय रक्सेल राजा मान सिंह के नौकर थे तथा मान सिंह की हत्या करके इन्होंने चेरो वंश की स्थापना की थी। अब साहेब राय, ये 1697 से 1716 ईस्वी। ये बहादुर शाह, जहांदार शाह तथा फर्रुखसियर के समकालीन थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इसका कार्यकाल याद कर लीजिएगा। रंजीत राय, यह साहेब राय का उत्तराधिकारी था, ये याद कर लीजिएगा। इनके शासनकाल में बिहार का मुगल सूबेदार सरबुलंद खां पलामू आया था। इन्होंने सरबुलंद खां से टोरी परगना पर कब्जा करके 1722 ईस्वी तक अपने अधिकार क्षेत्र में था। आगे चलते हैं साथियों। आगे है आपका जय कृष्ण राय, 1722 से 1770 ईस्वी। जय कृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फर्रुखदुल्ला ने चेरो राजा जय कृष्ण राय से 5,000 रुपये सालाना कर वसूल किया। 1733 ईस्वी में अलवर्दी खां को बिहार का मुगल सूबेदार बनाया गया तथा इसने जय कृष्ण राय पर 5,000 रुपये वार्षिक कर निर्धारित किया और इसे वसूलने का अधिकार तो टेकरी के राजा सुंदर सिंह को दिया। चलिए आगे यहाँ इसको देख लेते हैं। देखिए साथी, यहाँ दिया हुआ है प्रमुख चेरोवंशी शासक भगवत राय प्रथम, उसके बाद अनंत राय, अनंत के राय के बाद है साथियों प्रताप सहबल राय, उसके बाद प्रताप राय, धीरपाल राय, मेदिनी राय, साहेब राय, रंजित राय, जय कृष्ण राय और चूड़ामन राय, ये अंतिम था। यहाँ पर आपको याद करना है क्या है, फर्स्ट वाला याद कर लेना है
भगवत राय और लास्ट वाला चूड़ामन राय, इसको याद कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है साथियों 1740 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन खान ने भी जयकृष्ण राय पर 5,000 रुपये वार्षिक कर का निर्धारण किया। जैनुद्दीन खान के सैन्य अधिकारी हिदायत अली खान ने पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण भी किया था। यह मुगलों द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर अंतिम आक्रमण था। 1750 से 65 ईस्वी के दौरान पलामू में राजनीतिक सत्ता का ध्रुवीकरण हुआ और जयकृष्ण के दरबार में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। इस दौरान दक्षिणी पलामू पर चेरो राजाओं का अधिकार रहा, जबकि उत्तरी पलामू पर राजपूत व मुस्लिम जमींदारों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। आगे साथियों 1765 ईस्वी में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई तथा इन्होंने पलामू में इसका भरपूर लाभ उठाया। आगे है पलामू का सिंह वंश। यहो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंह बोंगा के नाम पर हुआ है। यानी कि सिंहभूम जो जिला का नाम है या जगह का नाम है, इसका नामकरण जो है उसके कुल देवता सिंह बोंगा के नाम पर हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सिंहभूम जिला का या सिंहभूम जगह का नाम या नामकरण किस प्रकार से हुआ है। सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रथा लेखन में सिंह वंश की दो शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहली शाखा तथा दूसरी शाखा। पहली शाखा में साथियों 7वीं सदी के अंत में सिंह लोग सिंहभूम के भूइयों व सड़कों के संपर्क में आए एवं इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तथा 8वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना हुई। यहाँ साथियों ये क्वेश्चन बनेगा कि इस शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह था। यानी सिंह वंश की जो पहली शाखा था उसका स्थापना किसने की थी? उसका स्थापना काशीनाथ सिंह ने किया था। आगे है इस शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया। यानी कि सिंह वंश की जो पहली शाखा थी इसमें 13 राजा ने शासन किया। प्रारंभ में इन राजाओं ने छोटा नागपुर के नागवंशियों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए शासन किया, परंतु बाद में वे स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। पहली शाखा का शासन 13वीं सदी के प्रारंभ तक विद्यमान रहा। आगे आप चलते हैं। सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक काशीनाथ सिंह है। आगे है दूसरी शाखा दर्प नारायण सिंह 1205 से 1262 ईस्वी। 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा की स्थापना की। सिंह वंश की दूसरी शाखा का संस्थापक जो है दर्प नारायण सिंह है। आगे चलते हैं, यह भी याद कर लीजिएगा। इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर था, जिसकी मृत्यु के बाद कांशीराम सिंह का शासक बना। कांशीराम सिंह महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था। यह परवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम का समकालीन था। कांशीराम सिंह ने बनाई क्षेत्र में पोरहाट नामक नई राजधानी बनाई। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि कांशीराम सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ किसको बनाया था? तो पोरहाट को बनाया था। कांशीराम सिंह के बाद शासक अच्युत सिंह ने शासन किया। अच्युत सिंह के शासनकाल में सिंह वंश की कुलदेवी के रूप में पौरी देवी के प्राण प्रतिष्ठा की गई। अच्युत सिंह के बाद क्रमशः त्रिलोचन सिंह एवं अर्जुन सिंह प्रथम इस वंश का शासक बना। अर्जुन सिंह प्रथम एक बार जब बनारस को तीर्थ यात्रा से लौट रहे थे, तब रास्ते में मुसलमानों ने पकड़कर कटक ले गए, परंतु कुछ ही समय बाद अपने 32 अनुयायियों के साथ इन्हें वापस राज लौटने की अनुमति दे दी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय शासक बना, जो इस वंश का 13वां शासक था। इसके उत्पीड़न से तंग आकर भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद उसका पुत्र पुरुषोत्तम सिंह सिंहभूम का शासक बना तथा इसके बाद इसका पुत्र अर्जुन सिंह द्वितीय शासक बना। अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांवों वाला एक जागीर दिया था, जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सिंहभूम पीर किसे कहा जाता है? कि 12 गांव वाला जो जागीर होता है उसी को सिंहभूम पीर कहा जाता है। आगे आपका है विक्रम सिंह ने अपने क्षेत्रों को इसमें मिलाकर इसका विस्तार किया था। इसकी राजधानी सरायकेला को बनाया। बाद में यही सरायकेला राज्य बन गया। यानी कि अभी जो सरायकेला खरसवां है वो पहले
यही था। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना कि सरायकेला खरसावां कब राज्य बना, इसका भी वीडियो हम बना चुके हैं। विक्रम सिंह ने पटकुम राजा के शासित क्षेत्र कांडू तथा बंगसई पीर पर कब्जा कर अपनी सीमा को विस्तार किया। इसी प्रकार उसने उत्तर पूर्व में गम्हरिया व खरसावां पर भी कब्जा किया। आगे देखते हैं। आगे जैसे साथियों, अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी अमर सिंह तथा अमर सिंह के बाद जगन्नाथ सिंह चतुर्थ सिंह वंश की गद्दी पर बैठा। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासन काल के समय पोरहाट क्षेत्र में हो एवं कोल जनजाति द्वारा उपद्रव मचाया जा रहा था। वो आदिवासियों के उपद्रव को काबू करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा दर्पनाथ सिंह की मदद ली, परंतु हो आदिवासियों ने इनकी संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया। हो जनजातियों के साथ साथ कोल जनजाति के द्वारा भी इस क्षेत्र में लगातार उपद्रव किया जा रहा था। कोल लड़ाका सिंहभूम क्षेत्र से बाहर जाकर भी लूटपाट करते थे, यानी कि जो कोल लोग जो थे उसके जो लड़ाका होता था वो लोग बाहर में जब भी जाकर लूटपाट करते थे। जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए अंग्रेजों की सहायता की तथा 1767 में पहली बार सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने प्रवेश कर लिया। और है अन्य महत्वपूर्ण राजवंश, जैसे मानभूम के मानवंश 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख, हजारीबाग में दूध पानी शिलालेख उपस्थित है, और 14वीं सदी के कवि गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख धनबाद में ये निर्मित है। मानभूम के मान वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इनका शासन हजारीबाग एवं मानभूम क्षेत्र धनबाद में विस्तारित था। मान वंश के संस्थापक अत्यंत अत्याचारी था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस वंश का जो शासक था बहुत ज्यादा अत्याचारी था, अत्यंत अत्याचारी, मान वंश का। 10वीं सदी में प्रसिद्ध भूमि स्वराज आंदोलन इसी राजवंश के अत्याचार के कारण उभरा। मान राजाओं ने सबर जनजाति पर घोर अत्याचार किया, जिसके फलस्वरूप सबर जनजाति ने मानभूम क्षेत्र छोड़कर पंचेत क्षेत्र को अपना आश्रय बना लिया। पंचेत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, तो पंचेत था। चलिए आगे देखते हैं। आगे है साथियों रामगढ़ राज्य। रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी के लगभग बागदेव सिंह ने किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1368 ईस्वी में हुई थी। तो किसने किया था, बागदेव सिंह ने किया था, ये याद करना है। रामगढ़ राज्य का विस्तार वर्तमान रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, बोकारो था। इस राज्य में कुल 3662 गांव शामिल थे। बागदेव सिंह ने अपने भाई सिंहदेव के साथ नागवंशी शासकों के दरबार में थे, परंतु नागवंशी शासक से इनका मतभेद हो गया। इस मतभेद के बाद वे बड़कागांव क्षेत्र से कर्णपुर आ गए तथा यहाँ के स्थानीय शासक को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे इन्होंने अन्य 21 परगना का भी अधिकार प्राप्त कर लिया तथा इनको मिलाकर रामगढ़ राज्य की स्थापना की गई। अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु रामगढ़ के राजा ने समय समय पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया। रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कृष्ट दलेल सिंह शासन में हुआ। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा कि रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कृष्ट शासनकाल किसका रहा, तो दलेल सिंह का रहा। आगे है दलेल सिंह 1667 से 1724 ईस्वी तक रामगढ़ का शासक रहा। 1718 ईस्वी में दलेल सिंह ने 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर उसके कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हालांकि 1724 में मगर सिंह के पुत्र रणभद्र खान ने दलेल सिंह को पराजित कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह 1724 से 1763 ईस्वी तक रामगढ़ का शासक रहा। विष्णु सिंह ने 6 राज्य पर पुनः कब्जा कर लिया तथा 1747 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों के आक्रमण तक यह विष्णु सिंह के अधिकार में ही रहा। 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलवर्दी खान ने हिदायत अली खान को रामगढ़ से वार्षिक कर वसूलने हेतु भेजा। हिदायत अली खान ने रामगढ़ का वार्षिक कर 12,000 रुपये तय किया।
1751 से 52 में नरहत सम्या के जमींदार कामगर खान विष्णु सिंह पर आक्रमण कर विष्णु सिंह को समझौता करने पर विवश किया। चलिए आगे देखते हैं साथियों। आगे आपका है, बंगाल के नवाब मीर कासिम को सूचना मिली कि विष्णु सिंह नवाब विरोध गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके बाद 1763 ईस्वी में मीर कासिम द्वारा मरकत खां और असमदुल्लाह खां के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने विष्णु सिंह का पराजित कर उसके द्वारा अवैध रूप से हड़प के क्षेत्रों को उनके मूल मालिकों को सौंप दिया। इसके बदले और कासिम को मुआवजा प्राप्त हुआ। विष्णु सिंह के बाद उसका भाई मुकुंद सिंह रामगढ़ का शासक बना तथा उसके 6 राज्यों को रामगढ़ में मिला लिया। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी तथा अंतिम राजधानी पदमा थी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि रामगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी, सिसिया थी, और अंतिम राजधानी पदमा थी। रामगढ़ राज्य का स्थापना किसने किया था? बागदेव सिंह ने किया था। कब किया था? 1368 ईस्वी में किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए, रामगढ़ राज्य के संस्थापक बागदेव सिंह थे। रामगढ़ राज्य की पहली राजधानी सिसिया, रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी पदमा, रामगढ़ राज्य के अंतिम राजा कामाख्या नारायण सिंह, के दलेल सिंह के बारे में दिया हुआ यहाँ पर कुछ पॉइंट। मुगलों के आक्रमण से बचने हेतु किले का निर्माण कराया दलेल सिंह ने। आगे है, कंधा शिव कैथा शिव मंदिर की स्थापना की थी। इसे 2016 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कैथा शिव मंदिर का स्थापना किसने की थी? तो दलेल सिंह ने की थी। कहाँ किया था? तो रामगढ़ में किया था। दलेल सिंह नागपुरी कवि थे। दलेल सिंह कौन था? नागपुरी का कवि भी था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, रामगढ़ राज्य की राजधानियों का क्रम। जैसे देखिए, सिसिया बागदेव सिंह ने इसकी स्थापना किया था। उर्दा बागदेव सिंह, बादाम हेमंत सिंह, रामगढ़ दलेल सिंह, इचाक तेज सिंह, पदमा ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने किया था। आगे है, 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के कामाख्या नारायण सिंह अंतिम राजा बने। 26 जनवरी 1955 को बिरसा राज्य बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के द्वारा बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 26 जनवरी 1955 को जब बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 लागू हुआ, तो उस समय जब बागदेव सिंह द्वारा रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी, वो खत्म कर दिया। खड़गडिहा राज्य, इस राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव ने की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि खगड़िया राज्य की राजधानी स्थापना किसने किया था? तो हंसराज देव ने की थी। हंसराज देव ने बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया। इस राज्य का विस्तार वर्तमान गिरिडीह जिला तक था। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था तथा उसने उत्तर भारत के ब्राह्मणों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। खड़गडिया राज्य के अन्य राजा शिवनाथ सिंह, मोद नारायण, गिरिवर नारायण देव आदि थे। आगे साथियों, ढालभूम का ढाल वंश। ढालभूम क्षेत्र का विस्तार सिंहभूम में था। ढाल वंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा प्रचलन था। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस राजवंश के समय नरबलि प्रथा प्रचलन में था? तो ढालभूम का ढाल वंश के समय। पंचित राज मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इस राज्य की स्थापना काशीपुर नरेश के पुत्र द्वारा की गई थी। इस राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय का पूछ या चेंवर था। इसी कारण इस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा गया है। कि पंचित राज्य के राजा को क्या कहा जाता है? गोमुखी राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि कपिला गाय का पूछ या चंवर जो है इसका राज्य चिन्ह है। आगे साथियों, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं। देखिए, खड़गडिहा राज्य के संस्थापक हंसराज देव थे। आगे, पंचित राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय का पूछ या चंवर था।
साथियों ये जो हम लोगों का आज का टॉपिक था झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश, ये आज पार्ट 2 ये पूरी तरह यहीं पे समाप्त होता है। अगर यदि आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं यह वीडियो कैसे लगा आप लोगों को। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।